डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैंने आपकी फर्स्ट चैप्टर जो आवेश वाला चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें एक और वीडियो मैंने बनाई है जो है विद्युत बल रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण गुणधर्म और विशेषताएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो चलो शुरू करते हैं। विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर चूंकि एक विद्युत क्षेत्र बनता है और यह जो विद्युत क्षेत्र बनता है यह जो है केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो यह जो है इस जो विद्युत क्षेत्र को है, जब हम इसके समीप किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं तो वह आवेश एक विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो इससे बाहर की ओर कुछ रेखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे प्लस आवेश से बाहर की ओर। ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ये माना गया है, ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं और ये धन आवेश से शुरू हो रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम इन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं पर जब हम किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। इसी प्रकार से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकल रही है, तो इस प्रकार से धनावेश से बाहर की ओर जो है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती वो भी धनावेश से बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार विद्युत जो क्षेत्र होता है वो ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होता है और धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होता है, जैसे कि यह तीर के चिन्ह से भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं जो है ये इस प्रकार से लगती है जैसे लचकदार कोई डोर होगी और ये धनावेश से शुरू हो रही है और ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। अगली जो इनकी विशेषताएं हैं कि समान आवेश से निकली गई बल रेखाएं एक दूसरे को रिपेल करती है, अर्थात प्रतिकर्षित करती है, दूसरी बल रेखाओं को दूर हटाती है। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस आवेश है तो यह प्लस प्लस आवेश जो है ये अन्य जो धनावेश से निकलने वाली, यहाँ पे दो धनावेश दिखाए गए हैं और इनसे निकलने वाली बल रेखाएं दूसरे आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं को रिपेल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे इन दोनों के में एक यदि सपोज इन दोनों में से एक विपरीत आवेश होता तो यही बल रेखाएं धनावेश से शुरू होगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती। लेकिन जब समान आवेश होते हैं तो ये प्रतिकर्षित करती है। इसी प्रकार से हम ऋण आवेश के लिए भी देख सकते हैं, ये ऋण आवेश में आने वाली बल रेखाएं भी अन्य ऋण आवेश की बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रही है। तो तीसरा जो पॉइंट है एकल आवेश। एकल मीन एक आवेश, यदि कहीं पर एक आवेश स्थित है तो उससे निकलने वाली बल रेखाएं इस प्रकार से प्रतीत होती है कि यह जो है अनंत से निकल रही है और अनंत पे ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात ये अनंत से शुरू हो रही है और अनंत पे ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतीत होता है। इसके लिए हमने लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक आवेश है, इससे निकलने वाली बल रेखाएं ये ऐसा लग रहा है कि इसकी जो बल रेखाएं ये अनंत पर समाप्त होगी, क्योंकि ये सीधी चौड़ाई की दिशा में फैलते हुए निकलती जा रही है। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये जो बल रेखाएं हैं ये अनंत की ओर जा रही है और इसी प्रकार से ऋणावेश में इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि ये जो बल रेखाएं हैं
ये अनंत से आती हुई महसूस हो रही। अनंत मीन इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम जो है एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा अनंत का पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट। अब है चौथा पॉइंट, एक बिलगित। बिलगित माने होता है आइसोलेट। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत अंदर की तरफ होती है। अर्थात जो 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 ऋणावेश है, जो धनावेश है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये त्रिज्या की दिशा में, क्योंकि किसी भी सर्कल में या किसी भी गोला में केंद्र से उसके पृष्ठ तक जो हम लाइन डालते हैं वो त्रिज्या होती है। तो बल रेखाएं भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर निकल रही हो, धनावेश के लिए, और ऋणावेश के लिए त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर जाती हुई महसूस होती है। अच्छा, पांचवा पॉइंट है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसका कारण यह है कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान जो बिंदु होगा, जिस बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं मिलेगी वहाँ पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दो स्पर्श रेखाओं का मतलब है कि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, अर्थात एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना असंभव है। इसलिए कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाओं का आपस में कटना असंभव है। सातवां पॉइंट है, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती, अर्थात जितनी ज़्यादा रेखाएं होगी उतना ही अधिक परिमाण का आवेश होगा। आवेश का परिमाण का मतलब है कि जितना बड़ा आवेश होगा, सपोज आवेश 1 कूलाम का है, या उसको हम बढ़ा के 2 कूलाम कर दें, 3 कूलाम का कर दें, या इस प्रकार से यदि आवेश अधिक मात्रा में होगा तो उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। उसी अनुपात में उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी और विद्युत बल रेखाएं सघन हो जाएगी, अर्थात उनकी डाइंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, सघन हो जाएगी। अर्थात एक इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वह बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसका जो आवेश का क्या जो परिमाण है वो भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जितना अधिक परिमाण का आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं भी उतनी ही अधिक मात्रा में निकलेगी। आठवां पॉइंट है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य या समानुपाती होती है। अर्थात यदि हम किसी इकाई क्षेत्र को लें और उससे बल रेखाएं अधिक मात्रा में गुजर रही है उस इकाई क्षेत्र से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। और यदि उस इकाई क्षेत्र से कम बल रेखाएं गुजर रही है तो इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र कमज़ोर है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र है, और जितनी अधिक बल रेखाएं निकलेगी उतना अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। अर्थात वहाँ पे जो बल रेखाओं की संख्या है वह बढ़ जाएगी। नौवां पॉइंट है, एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र की तरह नहीं होती है। अर्थात वो यदि विद्युत बल रेखाएं हैं वह धनावेश से प्रारंभ हो रही है तो ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ऋणावेश से बल रेखाएं वापस धनावेश पर बंद वक्र बनाते हुए, लूप बनाते हुए वापस धनावेश पर आ जाएगी, बल्कि उसकी एंडिंग ऋणावेश पर हो जाएगी। धनावेश से स्टार्ट करेगी और ऋणावेश पे उसकी समाप्ति हो जाएगी। 10वां पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, अतः कह सकते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तथा क्षेत्र रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है, अतः कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जिस प्रकार से ये यदि कोई आवेश है
तो यह लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये प्लस आवेश है, माइनस आवेश। तो जैसे जैसे इन विद्युत बल रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी, ये सिकुड़ती जाएगी, अर्थात ये कहाँ सिकुड़ेगी, ऋण आवेश पर आकर के सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब कोई समान आवेश है तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं सिकुड़ेगी नहीं, बल्कि चौड़ाई की दिशा में फैलती जाएगी। अर्थात जो बल रेखाएं हैं वो चौड़ाई की दिशा में फैलती जाएगी। इसका अर्थ है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब 11वां पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। लंबवत में परपेंडिकुलर। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि प्रत्येक जो पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक संरचना होती है, एक बहुत ही सरल संरचना होती है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें एक प्लस आवेश है, एक माइनस है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के दो आवेश हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और उनके बीच की दूरी कुछ भी हमने ले रखी अल्प दूरी, उनके बीच की दूरी एक अल्प दूरी है। तो इसकी जो संरचना होगी वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगी। तो विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब समान परिमाण के दो आवेश जो प्रकृति में विपरीत हो, अर्थात एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक हो, आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात इस प्रकार का जो सिस्टम बन के तैयार होगा उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें दिखाए गए माना दो आवेश है जिनका परिमाण क्यू है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, दोनों विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है एक माइनस है, और एक दूसरे से अल्प दूरी, माना वह दूरी 2a है। 2a वो अल्प दूरी है जो दोनों आवेशों को सेपरेट करती है, जो चित्र में दिखाया गया है। तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी कि दो बराबर आवेश हैं, परिमाण में विपरीत हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय का निर्माण होगा वह विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ρ = Q × 2a। ये हमें दिखाया कि पी नुमा एक संरचना है जिसपे ऊपर तीर का चिन्ह है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है Q × 2a, जहाँ Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है। Q परिमाण के हमने दो आवेश रखे हैं जो दोनों विपरीत प्रकृति है, तो उनमें से हमें एक आवेश को लेना है। Q × दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, तो उनका जो गुणनफल है उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ρ = Q × 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम × मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्योंकि Q जो आवेश का जो मात्रक है कूलाम है और ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर है, तो कूलाम × मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, विद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल होता है, उसके जो अणु होते हैं वो विद्युत द्विध्रुव की तरह होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह होते हैं, क्योंकि इसमें एक आयन होता है H+ और दूसरा आयन होता है Cl-, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं, और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है 10⁻⁻11 मीटर होती है। इस प्रकार से ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो HCl एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी एक H+ है एक Cl- है, दोनों बराबर
और विपरीत आवेश हैं तथा दोनों एक दूसरे से एक अल्प दूरी 10⁻⁻11 मीटर पे रखे हैं। इसी प्रकार से H2O, पानी, NaCl, सोडियम क्लोराइड, AgNO3, तो इस प्रकार से ये भी वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पहले -Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है, फिर +Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है और दोनों को प्लस किया जाता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने जो आज इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं वह है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमें यही याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं सबसे पहले धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी और यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जहां पे कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है, ऐसा होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, जबकि चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है। इससे ये साबित होता है कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके जो पॉइंट हैं उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।